कैसे हैं भाई? आ गए सब लोग? आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज ऑडिट का हमने खत्म किया, दैट वाज कोड ऑफ एथिक्स। 16 नंबर के बारे में बात की गई। 16 से 18 नंबर हमने पक्के किए। अब अगले 16 से 18 नंबर हमें पक्के करने हैं विथ सम टॉपिक्स। कंपनी ऑडिट का ये वाला जो फेज है ये अपने आप में बहुत सारी चीजों का घालमेल है। मतलब इसको अपन बोल रहे हैं सेकेंड फेज, और इसमें सिर्फ कंपनी ऑडिट नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का घालमेल है। जरा मैं आपको बताता हूं कि इस फेज में अपन कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, सो दैट अपने 20 मार्क्स, मिनिमम 20 मार्क्स कवर होंगे। 18 वो हो गए, 20 ये हो गए। देखिए, कंपनी ऑडिट शुरू होता है विथ जस्ट मिनट, वेयर्स माय पेन। कंपनी ऑडिट आपका शुरू होगा देखिए क्या क्या लिखा है। एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 आपको दिया हुआ है, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ अंडर द कंपनीज एक्ट। Application of relevant provision under Companies Act 2013 relating to audit and auditors and rules made there under। यानी ये तो हो गया कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 10, जिसमें आ गई पावर्स, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ब्रांच ऑडिट, ट्रू एंड फेयर व्यू, डिविडेंड्स एंड डिविजिबल प्रॉफिट, फाइनेंशियल, लीगल एंड पॉलिसी कंसिडरेशन। वेरी गुड। तो भाई साहब ये डिविडेंड और ये तो सारी चीजें आ गई, मतलब ये हो गया आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर आया डेप्रिसिएशन, स्पेशल फीचर ऑफ ऑडिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, eligibility for audit, appointment of auditor, remuneration, etc. Audit report under Companies Act and reporting caro। लो भैया, ये फिर से यही चैप्टर है, चैप्टर 10। ओके, यहां तक तो ठीक था। हमने सोचा चलो शेड्यूल 3 वेड्यूल 3 से अपन निजात पा जाएंगे, पर कहां पा जाएंगे निजात? Provisions under Companies Act 2013 in respect of accounts of the companies and rules made therein। तो ये सर आ गया चैप्टर नंबर 9। मतलब चैप्टर 8 डिविजिबल प्रॉफिट्स, डिविडेंड एंड वो, चैप्टर 9 अकाउंट्स और चैप्टर 10 ऑडिट। ये 3 चैप्टर्स पूरे आपको हैं। फिर तो ये गाइडेंस नोट है, ऑडिट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट डजंट मैटर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट और उसके बाद ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये पूरा का पूरा एलओडीआर रिक्वायरमेंट एंड ऑल दैट। यानी 5वां, 7वां, 8वां चैप्टर जो है, और लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर भी कंपनीज एक्ट के अंदर ही है, ये 12वां चैप्टर। ये सारे चैप्टर मिलाकर के बनाते हैं फेज 2 कंपनी ऑडिट। और उन्होंने खुद बोला है कि हम 15 से 20% पूछेंगे। 1, 2, 3 और 4 15 से 20% वो पूछेंगे। उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया दैट वी गोइंग टू आस्क 15 से 20। और इधर पीयर रिव्यू, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, पीएसयू,
ये सारा मिला के 20 नंबर, मतलब 1 2 3 4 और उसके अंदर ढेर सारे टॉपिक मिला के 20 नंबर। सो दैट इज, तो अब हम कोड ऑफ एथिक्स के बाद जो सबसे श्योर टॉपिक आ रहा है दैट इज फेज 2, उस पे है, क्योंकि बाकी सब स्टैंडर्ड्स और ये 25 से 40% है। तो इसलिए अब सेकेंड फेज में हम आ रहे हैं किस पर, कंपनी ऑडिट पर। कंपनी ऑडिट हम शुरू करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स के साथ आज से, और इसके भी क्वेश्चंस पूरे करवाए गए हैं। जैसा ऑडिट एंड कोड ऑफ एथिक्स का है ऐसा ही ऑडिट एंड कंपनी ऑडिट का भी है। सो वी हैव कंपनी ऑडिट, ऑडिट एंड ऑल्सो, तो वो सब भी हम साथ साथ करते जाएंगे। नाउ अब आते हैं पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में मैंने इस पर्टिकुलर फेज 2 को बांटा है। सो नाउ वी आर एट मिशन 2021 फेज 2 पार्ट ए, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दिस इज चैप्टर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट का 8वां चैप्टर है। इसके अंदर कुल जमा 123, 124, 125, 126 और 127 सेक्शन है, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन तो 127 है, उसके बाद है 124 और फिर उससे भी कम है 123। 125 तो इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड और उसके फंक्शनिंग की है, तो इट डजंट रिक्वायर मच अटेंशन। तो बेसिकली देखा जाए तो 124, 123, 124 एंड 127 ये 3 सेक्शंस हैं जिन पर मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट। एग्जाम में आने के चांसेस 4 मार्क्स। डिविडेंड और डिविजिबल प्रॉफिट पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ऑडिट 10 में डिस्कस होंगे, आप चिंता ना करें। पहले से चीजों को नहीं लिया जाता कि कौन सी इंपॉर्टेंट और कौन सी नहीं, कब कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो जाए हमें मालूम नहीं। अगर पहले से मैं बोल दूंगा कि ये सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं तो आपका चार्म खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑडिट 10 में आप देखना कि कौन से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, बचपन से डिविडेंड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। कंपनी के प्रॉफिट कमाने के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो पैसा देती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वहीं से आता है। डिविडेंड की डेफिनेशन अगर लेने जाऊं तो बहुत क्लियर डेफिनेशन कंपनीज एक्ट ने डिविडेंड की दे रखी है, दैट डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। बाकी कोई डेफिनेशन डिविडेंड की कंपनीज एक्ट ने तो डिफाइन नहीं की, बट हम सबको मालूम है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड, मिलने वाला प्रॉफिट का शेयर डिविडेंड कहलाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने वाले प्रॉफिट के शेयर को प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। सब बचपन में हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन डिविडेंड देने के जो राइट्स, वॉट एवर द राइट्स विच आर देयर अंडर द कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू डिविडेंड, वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की टेबल एफ में सबसे पहले देखना चाहिए। कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर वो कंपनीज एक्ट का चैप्टर है तो यूजुअली कंपनी के एओए क्या कहते हैं, व्हाट द एओए आर टॉकिंग ऑल अबाउट। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टेबल एफ में क्या कहते हैं अबाउट
डिविडेंड। सो आइए जरा टेबल एफ उठा करके देखें कि टेबल एफ क्या कहती है। सर, टेबल एफ में शेयर कैपिटल एंड वैल्यूएशन राइट्स हैं। उसके बाद आप रेगुलेशन पे जाएंगे तो ट्रांसफर ऑफ शेयर है। उसके बाद आप जाएंगे तो फोरफीचर ऑफ शेयर है। उसके बाद आप जाएंगे तो अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल है। उसके बाद आप जाएंगे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। उसके बाद बायबैक है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग है, एडजॉर्नमेंट ऑफ द मीटिंग है, वोटिंग राइट्स हैं, प्रॉक्सी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोर्ड्स हैं, और हमारा डिविडेंड किधर गया? ये रहा डिविडेंड। रेगुलेशन 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। बॉस, अगर इन रेगुलेशन का ही नॉलेज नहीं है तो हम क्या करेंगे? इसलिए चैप्टर पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कंपनी के एओए जनरली क्या प्रोविजन रखते हैं, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जनरली क्या प्रोविजन रखते हैं, वो अपन बात करेंगे। रेगुलेशन 80 कहता है कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड but no dividend shall exceed the amount recommended by board। यानी डिविडेंड का रिकमेंडेशन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड का रिकमेंडेशन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिविडेंड shall be recommended by board of director, and if it is not declared, देन यहीं से क्लियर है दैट कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शेल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय बोर्ड। इट मींस बोर्ड ने रिकमेंड नहीं किया तो 100% शेयर होल्डर मिलकर भी जनरल मीटिंग में डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब तक बोर्ड रिकमेंड नहीं करेगा, डिविडेंड रिकमेंड करने के पावर किसके पास है? बोर्ड के पास है। ये सारे पावर किसके पास हैं? बोर्ड के पास है। तो क्या मेरी बात क्लियर हुई दैट डिविडेंड के रिकमेंड करने के पावर किसके पास हैं? बोर्ड के पास है। बोर्ड ने कहा 10% डिविडेंड है तो जनरल मीटिंग उसको 11 नहीं कर सकती, जनरल मीटिंग उसको 10 कर सकती, जनरल मीटिंग चाहे तो 8 कर सकती, जनरल मीटिंग चाहे तो फॉरगो कर सकती। कह रहे नहीं यार डिविडेंड मत दो, आप तो एक काम करो इस पैसे को बिजनेस एक्सपेंशन में लगा दो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हेलो, अरे समझ में आया एवरीवन? चलिए, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123, सेक्शन 123 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बोर्ड में फ्रॉम टाइम टू टाइम पे द मेंबर सच इंटरिम डिविडेंड एज अपीयर्स इट टू बी जस्टिफाइड बाय द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अब देखो, वहां पर बोर्ड रिकमेंड कर रहा था 80 में, यहां 81 में तो एओए ने पावर दे रखे हैं कि बाबा तुम तो पे कर दो, डिक्लेयर फिक्लेयर तो सब ठीक है, जस्ट पे इट। 80 के अंदर, रेगुलेशन 80 के अंदर बोर्ड के पास रिकमेंड करने के पावर थे और उसके बाद जनरल मीटिंग डिक्लेयर कर रही थी। यहां तो बाबा डिक्लेरेशन और पेमेंट दोनों के पावर रेगुलेशन 81 ने बोर्ड को दे दिए, टेंशन ही खत्म हो गया। लेकिन बोर्ड को हिदायत भी दी गई है कि भैया लुकिंग टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, जो जस्टिफाइड होता हो उतना इंटरिम डिविडेंड तुम पे करते रहो टाइम टू टाइम, अगर चाहो तो, में चाहो तो, जरूरी नहीं कि देने ही, चाहो तो सर रेगुलेशन 80 हो गया, रेगुलेशन 81 हो गया। अब अपन इसकी समरी लिख लेंगे, टेंशन मत लो।
रेगुलेशन 82, बोर्ड में बिफोर रिकमेंडिंग एनी डिविडेंड, बोर्ड अगर चाहे तो रिकमेंड करने से पहले डिविडेंड, सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी such sums as it thinks fit as reserve or reserves which shall at the discretion of the board be applicable for any purpose to which the profits of the company may be properly applied, including the provision for meeting contingencies or for equalizing the dividend or for pending such application may at like discretion either be employed in the business of the company or be invested in such investment other than the shares of the company as board may from time to time thinks fit. बोर्ड अगर चाहे तो डिविडेंड रिकमेंड करने से पहले प्रॉफिट को सेट असाइड कर सकती है, उतना प्रॉफिट जितना उससे ठीक लगे, रिजर्व्स में या बहुत सारे रिजर्व्स में, जो बोर्ड के डिस्क्रिशन पर एप्लीकेबल होंगे फॉर एनी पर्पस टू विच द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी में बी प्रॉपरली अप्लाइड, उन पर्पस से के लिए जिनको बोर्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे वो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बना लें, है ना, चाहे वो जनरल रिजर्व में डाल दें, है ना, कहीं भी डाल दें, ओके, चाहे वो कहीं इन्वेस्ट कर दें, जैसा बोर्ड टाइम टू टाइम। तो मतलब 82 बोलती है कि बोर्ड डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले अगर चाहें तो जनरल रिजर्व या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या और कोई इस तरीके के रिजर्व्स हैं तो उनके अंदर पैसा डाल सकते हैं। नहीं, मुझे रिजर्व में नहीं डालना है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, एक्यूमुलेटेड P&L में भी पैसा चलने दे। द बोर्ड में ऑल्सो कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट्स विच इट में कंसीडर नेसेसरी नॉट टू डिवाइड विदाउट सेटिंग देम असाइड एज रिजर्व। जरूरी नहीं है कि पैसा रिजर्व में ही रखूं, मैं एक्यूमुलेटेड P&L में भी रख सकता हूं। किसी दिन ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ऑडिटर की बहस हो गई है, ऑडिटर का कहना है आपका एक्यूमुलेटेड P&L बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आपने इसे रिजर्व में क्यों नहीं रखा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कहना है हमें नहीं रखना रिजर्व, हम इसे एक्यूमुलेटेड P&L में ही रखेंगे। तो सर ऑडिटर गलत है, ऑडिटर भयंकर गलत है, ऑडिटर ये बोल ही नहीं सकता। एक्यूमुलेटेड P&L में रखना है, एक्यूमुलेटेड P&L में रखो। एक्यूमुलेटेड P&L भी तो आखिरी में जाके रिजर्व्स एंड सरप्लस का हिस्सा बनेगा शेड्यूल 3 में। तो रिजर्व नहीं लिख रहे, सरप्लस रख रहे हैं, कहां दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट 83, subject to rights of person if any entitled to share with special rights as to dividend। कई इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, उनके पास स्पेशल राइट्स होते हैं डिविडेंड के। डिविडेंड उसको छोड़ के डिविडेंड शेल बी डिक्लेयर्ड एंड पेड अकॉर्डिंग टू अमाउंट्स पेड और क्रेडिटेड एज पेड ऑन द शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वेयर इफ डिविडेंड इज पेड। यानी डिविडेंड अगर मैंने 10% दिया है तो जितनी पेडअप वैल्यू है उसका 10%, 12% दिया है तो जो पेडअप वैल्यू है उसका 12%। गॉट इट। पर अगर शेयर्स पे कोई पेमेंट नहीं किया गया है, but if and so long as nothing is paid upon any of the shares in the company, dividend may be declared and paid according to the amounts of the share। बोनस शेयर में क्या पे किया आपने, कुछ भी नहीं पे किया। राइट शेयर के अंदर क्या करोगे कि एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर ही डिविडेंड दोगे क्या, नहीं। राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स के केस में अमाउंट ऑफ द शेयर देखकर देंगे, बस ये इसलिए वो लाइन वहां लिखी हुई है, टेंशन मत लेना कि लाइन क्यों लिख दी।
Okay. No amount paid or credited as paid on share in advance or call be treated for the purpose of this regulation as paid on share. Calls in advance को डिविडेंड देते समय कंसीडर मत करियो. बहुत क्लियरली बोल दिया है. कॉल्स इन एडवांस को डिविडेंड पेमेंट करते समय कंसीडर नहीं करना है. बेसिक फंडामेंटल याद रखो. All dividends shall be apportioned and paid proportionately to the amounts paid or credited as paid on shares during the portion or portions of the period in respect of which dividend is paid. But if any share is issued on terms providing that it shall rank for the dividend from the purpose of the date, the share shall rank for the dividend accordingly. डिविडेंड जो आपको देना है, जिस दिन से पेड या क्रेडिटेड अमाउंट आया उस दिन से उस पे डिविडेंड देना है. मतलब प्रो रेटा बेसिस पर डिविडेंड देना है. जितने समय तक कंपनी के पास पैसा रहा उतने समय तक का डिविडेंड उस पर दिया जाएगा पेड अप वैल्यू पर. बहुत क्लियर है. मतलब सिंपल है. आपको बचपन से मालूम है कि अगर एक शेयर इशू ही आपने आधे साल बाद की और फिर उस पर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 6 महीने का ही तो डिविडेंड मिलेगा. उस पर कोई 1 साल का डिविडेंड तो देने वाले नहीं है. ओके, प्रो रेटा बेसिस पे. ठीक है. बोर्ड में डिडक्ट फ्रॉम एनी डिविडेंड पेएबल टू एनी मेंबर ऑल सम्स ऑफ मनी इफ एनी प्रेजेंटली पेएबल बाय हिम ऑन द कंपनी टू द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ कॉल्स और अदरवाइज इन रिलेशन टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. ये अभी अपन पढ़ेंगे, आगे भी मेन सेक्शन में भी पढ़ेंगे. पर ये बता दूं कि आर्टिकल इजाजत देते हैं. आर्टिकल इजाजत देते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. क्या? कि जब तुम शेयर होल्डर को कोई पेमेंट कर रहे हो तो शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले अगर शेयर के ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कॉल्स का या किसी भी चीज का, शेयर्स के ऊपर, तो आप उसे एडजस्ट कर देंगे. मतलब डिडक्ट कर लेंगे वो अमाउंट जो आप पे करने जा रहे हो. किसको? शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को जो अमाउंट तुम पे करने जा रहे हो, अगर शेयर होल्डर का कोई ड्यू बाकी है तो बाबू पहले उसका वो ड्यू क्लियर कर लो और फिर उसको पेमेंट कर दो. ये एओए ने इजाजत दे दी. लेकिन शेयर होल्डर का कोई भी अमाउंट, कौन सा नैन्सी, लोन थोड़ी, क्रेडिटर थोड़ी, रिलेटेड टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. देखो वो लिखा हुआ रेगुलेशन 84 में, अदरवाइज इन रिलेशन टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी. शेयर्स ऑफ द कंपनी के रिलेशन में बाबू क्रेडिट वेडिट नहीं. मान लो आपका एक शेयर होल्डर है, वो आपका क्रेडिटर भी है और डेटर भी है. मान लो एक शेयर होल्डर है जो आपका डेटर भी है, आपने उसको माल बेचा, उसने पैसे नहीं दिए, आपने उसके डिविडेंड में से कम कर लिया. हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. हेलो हेलो, नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. ध्यान रखा जाए. करेक्ट. चलिए, तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई आज, ये बात. डिविडेंड अगर पार्टली पेड है बेटा केतन, तो पार्टली पेड में जितना पेड अप वैल्यू है उसके हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा. 10% ऑफ द पेड अप वैल्यू आएगा. वो तो सिंपल है, कहां दिक्कत है? सिंपल कैलकुलेशन. इसीलिए तो आपको पहले रेगुलेशन पढ़ा रहा हूं. सीधे सेक्शन पे ले जाऊंगा तो ये सब फंडे कहां जाएंगे? फिर पहले ये फंडे. चलिए, any dividend, interest or other money is payable in cash in respect of shares. शेयर होल्डर को इंटरेस्ट कब दिया जाता है भाई साहब? बाबा शेयर होल्डर को इंटरेस्ट कब दे रहे हो? अगर डिविडेंड पे नहीं किया ना किसी कारण से, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है.
Any dividend, interest, or other money is payable in cash in respect of shares may be paid by check, एक, or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder, or in case of joint holder to the registered address of one of the joint holders whose first name on the register of the member, or to such person and to such address as the holder or joint holder may in writing direct. Every such check or warrant shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. यानी अगर कंपनी ने रेगुलेशन 85 होल्ड करके रखा है तो या तो अकाउंट पे ही चेक जाएगा या वारंट जाएगा। लाइन लगा के कैश नहीं दे पाओगे आप रेगुलेशन 85 से। कान खोल के सुन लो, शेयर होल्डर की लाइन सोशल डिस्टेंसिंग से मास्क लगा के भी लगा दोगे तो भी डिविडेंड नहीं बांट पाओगे, रेगुलेशन 85 जब तक वहां है। तो सर अगर अपन ईओए में लिख दें कि भाई साहब डिविडेंड तो कंपनी में कैश आके ही कलेक्ट कर लियो, तो सर अपन ईओए में रेगुलेशन 85 अमेंड कर देते हैं, लिख देते हैं इसमें कि हम तो लाइन लगा के कैश देंगे। अब लाइन लगा के कैश देंगे ये मैं जब आपको 124 पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। अभी रेगुलेशन 85 ने तो क्या बोला, लाइन नहीं लगेगी, या तो चेक से जाएगा या वारंट से जाएगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से जाएगा, रजिस्टर्ड एड्रेस पे जाएगा। हाँ, ई ट्रांसफर करना है तो ई ट्रांसफर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाएगा। कैश दे दूं, डिविडेंड के नाम पर जियो ने सबको टॉक टाइम दे दिया, चलेगा क्या? चलेगा? एयरटेल जियो ये तो डिविडेंड देंगी नहीं। बोले अरे डिविडेंड क्या, तुम तो ये टॉक टाइम पकड़ो 500 रुपए का। Any dividend, interest or other money is payable in cash in respect of share may be paid by check or warrant। बात खत्म हो, फालतू बात नहीं करना, ऐसे ही जाएगा। ओवर अगड़े any one or two or more joint holder of the share may give effective receipts for any dividend, bonus or other monies payable in respect of the same। ठीक है। Notice of any dividend that may have been declared shall be given to the person entitled to share therein in the manner mentioned in the act। अभी अपन एक्ट में जो नोटिस देंगे, किसको देंगे, क्या है, वो सब देंगे। नो डिविडेंड शेल बियर इंटरेस्ट अगेंस्ट द कंपनी है। इसका क्या मतलब? क्या कोई मुझे रेगुलेशन 88 का मतलब समझाएगा? अरे ऐसा मत करो यार। केतन जो तू बोल रहा है ना बेटा वो गलत बोल रहा है। केतन का कहना है इसका मतलब है कि नो इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम्ड डिविडेंड। क्या केतन सही कह रहा है? नैन्सी, दामिनी, आकाश
क्या केतन सही कह रहे हैं? अपने तंजाने वाले मंसूर भाई तो आ ही नहीं रहे, कहां गए? केतन, जो तुम बोल रहे हो ना बेटा, ये वो बात नहीं है। तो आकाश बताओ फिर, मुंबई बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर शिलोंग गलत है तो मुंबई बताए कि क्या सही है। जल्दी। हाँ, अब आया, डिविडेंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द पर्पस ऑफ द कंपनी। समझ ही नहीं रहे हो तुम। देखो ऐसा है, मैं समझाता हूं। मेरे पास 100 रुपए का शेयर है और साला कंपनी ने डिविडेंड अक्यूमुलेट कर करके 50 रुपए का इकट्ठा कर दिया और मेरे को 50 रुपए का डिविडेंड ही नहीं दिया 100 रुपए के शेयर में। पिछले 5 साल से डिविडेंड डिक्लेयर करे जा रही, पे नहीं कर रही। ऐसा कभी होगा नहीं। पर तो अब क्या कंपनी में मेरा हिस्सा प्रपोर्शन 100 रुपए के बराबर बांटा जाएगा कि 150 रुपए के बराबर बांटा जाएगा? ऐसा नहीं होगा कि 100 रुपए के ऊपर जो डिविडेंड एक्यूमुलेट हो गया है उसको कंपनी में मेरा हिस्सा मान लिया जाए। ना 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 ना, मेरा कंपनी में हिस्सा 100 रुपए है, उसके ऊपर तो लाइबिलिटी है। कंपनी में हिस्सा 100 का ही रहेगा, कंपनी में हिस्सा 150 का नहीं होगा। गई क्या भेजे में? अरे हेलो, अरे हेलो, कुछ समझ में आया? 100 रुपए तो आपकी इक्विटी का हिस्सा है, 50 रुपए लाइबिलिटी है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि शेयर होल्डर कुछ भी नहीं बचा, न इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता सर, वो तो लाइबिलिटी है। डिविडेंड इज अ लाइबिलिटी, इट इज नॉट इंटरेस्ट अगेंस्ट द कंपनी। यहां पर इंटरेस्ट का मतलब वो है। अब जीवन भर याद रखना। चलिए, तो मेरे मालिक, इसे कहते हैं AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। याद रखना है अपने को। जब अपन ये चार्ट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद रखेंगे कि जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या थे। सो नाउ, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कौन करेगा बाबा? बोर्ड करेगा। और कौन करेगा? अच्छा, डिविडेंड को डिक्लेयर करना है बोर्ड को, ठीक है। तो बोर्ड किन बातों का ध्यान रखेगा वो 123 बताती है। 123(1) आकर कहती है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए कि व्हेन इन अ करंट ईयर कंपनी हैज एडिक्वेट प्रॉफिट, देन कंपनी को क्या करना है, एंड व्हेन इन करंट ईयर कंपनी हैज इनएडिक्वेट प्रॉफिट, तो कंपनी को क्या करना है। अगर एडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं तो आप इन 3 सोर्सेस से डिविडेंड दे सकते हो। पहला, करंट ईयर के प्रॉफिट में से आफ्टर डेप्रिसिएशन अप टू द ईयर एंड एक्यूमुलेटेड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस।
करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है तो दो, लेकिन डेप्रीसिएशन हटाओ और जो भी एक्यूमुलेटेड कैरी फॉरवर्ड लॉस है उसे भी हटाओ। और यहां जो हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, दैट प्रॉफिट वुड नॉट इंक्लूड एनी नोशनल और अनरियलाइज्ड गेन। यही तो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है यहां पर कि इसमें shall not include any unrealized gain। और दूसरी बात, तो पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात डेप्रीसिएशन। हाँ, डेप्रीसिएशन कैसे लगाऊं? तो सर एज पर शेड्यूल 2 डेप्रीसिएशन लगाओ, और डेप्रीसिएशन लगाने के बाद काम करो। करंट ईयर के प्रॉफिट में से डेप्रीसिएशन हटाओ आज तक का, और एक्यूमुलेटेड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है तो वो हटाओ। उसके बाद करंट ईयर में से डेप्रीसिएशन दो। ओके सर, मेरे पास तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी है जो कहां पड़ा है, एक्यूमुलेटेड P&L में। अभी पढ़ के आया आर्टिकल में कि आप चाहो तो एक्यूमुलेटेड P&L में भी रखो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लाइंग इन एक्यूमुलेटेड P&L आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रीसिएशन टिल करंट ईयर। करंट ईयर तक के डेप्रीसिएशन को प्रोवाइड करने के बाद जितना प्रॉफिट कहां पड़ा हुआ है एक्यूमुलेटेड P&L में बांटो, कोई दिक्कत नहीं। और कई बार आपकी कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट भी फंड्स प्रोवाइड करती है डिविडेंड के लिए कि भाई एक नया प्रोजेक्ट आया तो स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है कि भाई ये जो पावर प्रोजेक्ट आया है इससे इस स्टेट को बहुत फायदा होगा। तो इसका जब पब्लिक इशू आ रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है शेयर होल्डर को गारंटी देती है कि भाई 3-4 साल जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम डिविडेंड की व्यवस्था करके कंपनी को फंड्स अवेलेबल करवाएगी। तो आउट ऑफ द फंड्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत ऑनेस्टली आपका रिव्यू चाहिएगा। अपने पढ़ने की बेटा दो स्टाइल्स, एक स्टाइल जो मेरी कंपनी लॉ वाली स्टाइल है, जो बच्चों ने पूरा कंपनी लॉ मेरा ज्वाइन किया था तो उनको मालूम है, नैन्सी आप दामिनी थे, तो नैन्सी और दामिनी बहुत ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए आपका कि शैल वी गो लाइक दिस अंडर कंपनी ऑडिट और शैल वी गो लाइक दैट एज वी वर लर्निंग द कंपनी लॉ थ्रू बेयर एक्ट। ऐसे पढ़ना चाहिए या जैसे अपन बेयर एक्ट तरीका पढ़ रहे थे वैसे पढ़ना चाहिए। आई चेंज द स्टाइल। ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन बाकी के चैप्टर पे अपन उसी स्टाइल पे आ सकते हैं जिस स्टाइल में अपन कंपनी लॉ पढ़ रहे थे, है ना। ये तो अपनी ऑडिट की स्टाइल है, बट कंपनी लॉ की तो स्टाइल आपको मालूम है। तो डू यू वांट टू गो थ्रू that Bear Act style or do you want to go with this style only? And the honest feedback is required from Damini and Nancy. Okay, I got the Bear Act style. Okay, I will shift it. Yes, from tomorrow itself I will shift it. दामिनी Bear Act से करने का एक फायदा होता है कि उसमें अपने को क्या है, सेक्शन सबसेक्शन सब याद हो जाती है और वो स्टाइल एक मैच्योर्ड स्टाइल है पढ़ने की। ये स्टाइल में क्या है, ये हौच-पौच हो जाते हैं, चार्ट वार्ट से मुझे भी पढ़ाना नहीं जमता। बट लास्ट टाइम मुझसे डिमांड की गई मेरे स्टाफ ने कि सर आप है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाते हो तो आपको ये, तो मैंने कहा ठीक है, एक स्टाइल मेरी 2020 वाली भी है, कंपनी ऑडिट की चार्ट स्टाइल। विल स्टार्ट बेयर एक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अभी ये तो पढ़ लेते हैं, ये सेक्शन में क्या है। करंट ईयर के प्रॉफिट में से when in current year company has adequate profits,
सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या होंगे? बिल्कुल नैन्सी, मैं तो आई तो लव दैट स्टाइल ऑनली। बेटा मैं 25 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं उसी स्टाइल से पढ़ाता हूं, और मुझ पे प्रेशर डालते कौन? ये आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स। इनका क्या कहना है मालूम? सर आपकी स्टाइल जो है ना वो बहुत ही क्लासिकल स्टाइल है पढ़ाने की, आपको थोड़ी सी मॉडर्न स्टाइल में आना चाहिए। शुड कम आउट विद हैंड रिटन चार्ट्स, some colorful charts, some colorful things so that student can understand well। अब इनको कौन समझाए कि तुम हो शिक्षा का धंधा करने वाले, मैं हूं शिक्षक, मेरे को मालूम है कैसे पढ़ाया जाता है। पर ये नहीं मानते यार। वी आर ऑल्सो फेसिंग प्रेशर। मैंने बना के दे दिया उनको, मैंने कहा रख लो, तुमको ये चाहिए था, ये स्टाइल से पढ़ा दिया, पर मेरे को मालूम है ना कि कौन सी स्टाइल ज्यादा बेटर है। इससे पहले मैंने कंपनी लॉ को भी इसी स्टाइल से बना के दिया था, और अब जब मैं वापस अपनी ओरिजिनल स्टाइल पे आ गया, ये रहा मेरे पास फीडबैक बच्चों का, दोनों तीनों चारों बच्चों ने बोल दिया, बोलना शुड कम विद दैट स्टाइल ओनली। मुझे मालूम है ना किस में अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा रहती है। ये बाजार के लोग थोड़ी डिसाइड करेंगे कि तुमको और मेरे को क्या अच्छा लगता है। ना यूट्यूब के रिव्यू डिसाइड करेंगे, ना कुछ डिसाइड करेगा। कल परसों के पेपर डिसाइड करेंगे कि स्टाइल कौन सी सही होती है। इट्स वेरी सिंपल। जो चीज जिस तरीके से पढ़ी जाती है मैच्योर्ड लेवल पर, उसको उसी तरीके से पढ़ना पड़ता है। आई लव कि आप लोगों ने मेरी उस पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट किया कि नहीं सर आपकी वही स्टाइल सही है। दैट्स द ओनली थिंग विच बी। हम तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं 25 सालों से, हमने भी पढ़ा है यार। जो क्लासिकल स्टाइल होती है वो क्लासिकल स्टाइल ही होती है। ये रिविजन करने के लिए ठीक है, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, दिस इज फॉर रिविजन। these charts, these tables, ये सब रिवीजन के लिए हैं। ये बेसिक पढ़ने के लिए थोड़ी। अभी आप देखो, मैं आपको रेगुलेशन डील कर रहा था, आपको बड़ा मजा आ रहा था, और मैंने देखा कि अब ये आया और बोले ये क्या हो गया, चार्ट ही चार्ट आ गया। इसलिए जो सब्जेक्ट जिस तरीके से पढ़ना है वैसे ही पढ़ेंगे। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। करंट ईयर के प्रॉफिट में से अगर आपके पास एडिक्वेट करंट ईयर के प्रॉफिट है, तो पहले तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिप्रिसिएशन अलग हटाने के बाद एक्यूमुलेटेड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस लेने के बाद आगे बढ़ो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट लाइंग इन एक्यूमुलेटेड P&L आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इन करंट ईयर, वो भी ले लो। आउट ऑफ द फंड्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड आप फंड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। अब यहां पर है ना बेसिक डिफरेंस बेटा। मैं बेरेक को क्यों प्रेफर करता हूं? क्योंकि यहां बेसिक डिफरेंस नहीं दिख रहा, मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा। आपका दिमाग नहीं चल रहा है, मेरे को चलवाना पड़ रहा है। सी दिस व्हाट आई एम सेइंग। आउट ऑफ द फंड्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ये लिखा है आपने, ठीक है, ओके। अब ये जो लिखा, इसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया कि डेप्रीसिएशन लगावें कि नहीं लगावें। भाई यहां तो डेप्रीसिएशन आपने लगवा दिया, यहां भी डेप्रीसिएशन आपने लगवा दिया, यहां आप कहीं बोल नहीं रहे हो कि बिना डेप्रीसिएशन लगाए भी दे सकते हैं क्या? या ये जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आ रहा है, इसमें से पहले डेप्रीसिएशन हटाएं और उसके बाद डिविडेंड दें, या बिना डेप्रीसिएशन के डिविडेंड दे दें? जल्दी बताओ। मेरे को इस बार लॉस हो गया, डेप्रीसिएशन लग ही नहीं पाया, भयंकर लॉस है। तो अभी जो गवर्नमेंट से फंड आ रहा है, पहले इससे डेप्रीसिएशन और एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस करके डिविडेंड बांट दूं कि बिना माइनस करे डिविडेंड बांट दूं? ओ हेलो, अरे हेलो, कान खुल के सुन लो रे सारे के सारे। बिल्कुल कान खोल के सुन लिया जाए।
मुंबई से शिलोंग तक और तंजानिया से हरियाणा तक बहुत क्लियरली सुन लिया जाए कि आउट ऑफ द फंड्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से डेप्रिसिएशन और लॉस लेस मत करना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुम्हारे लॉसेस को फुलफिल करने के लिए डिविडेंड नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा शेयर होल्डर को देने के लिए दिया है। वो तुम सिर्फ एक एजेंट हो यहां पे। यू आर ओनली एजेंट हियर। प्लीज डू नॉट डिडक्ट एनीथिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि अगर उन्हें डिडक्ट करना होता तो वो इस तरीके से लिख देते एक्ट के अंदर। उन्होंने ये पहला और दूसरा कॉलम एक्ट में लिखा हुआ है, तीसरे कॉलम में एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि माइनस करना है। कर मत देना माइनस वाइनस। समझ में आई मेरी बात एवरीवन? ये एकमात्र एक्सेप्शन है मेरे दोस्त। जब एकमात्र एक्सेप्शन है मेरे भाई, जब बिना डेप्रिसिएशन के डिविडेंड दिया जा सकता है। एकमात्र एक्सेप्शन है व्हेन विदाउट प्रोवाइडिंग डिविडेंड depreciation we can pay dividend. Got it? Good. और अगर आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट इनएडिक्वेट हैं या एब्सेंट हैं, you have inadequate or absence of profit, what you will do? Out of accumulated profit earned by the company in previous years and transferred to reserve. तो आप इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो आपने जो प्रॉफिट्स अर्न किए हैं और अक्यूमुलेट किए हैं और ट्रांसफर किए हैं कहां? रिजर्व्स में। ये पूरी लाइन है कि बेटा, out of accumulated profit earned by company in previous year and transferred to reserve, यानी 3 प्रॉफिट थे, एक करंट ईयर प्रॉफिट, एक accumulated प्रॉफिट और एक रिजर्व। तो दे आर टॉकिंग अबाउट रिजर्व, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट accumulated प्रॉफिट, क्योंकि लिख रहे हैं आउट ऑफ accumulated profit earned by the company in previous year and transferred to free reserve। यानी जो तुमने कमाया और तुमने ट्रांसफर कर दिया कहां? फ्री रिजर्व में, वहां ये रूल लगेगा। अगर तुमने कमाया और एक्यूमुलेट कर लिया और फ्री रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, फ्री रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया, तो ये रूल नहीं एप्लीकेबल होंगे। ये रूल सिर्फ तब एप्लीकेबल होंगे जब ट्रांसफर। Got my point, everyone? Good. और इन रूल्स को क्या कहते हैं मालूम? कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। लेकिन ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं होती अगर आप क्या हैं, आपकी 100% शेयर कैपिटल इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। आप ऐसी गवर्नमेंट कंपनी हो जो 100% पर हो, तो ये रूल ही एप्लीकेबल नहीं होंगे। दीज रूल्स विल नॉट बी एप्लीकेबल टू यू इफ यू आर 100% गवर्नमेंट कंपनी। तो भाई सेक्शन 123(1) ने क्या कहा? 1 ने कहा देखो भाई, अगर तुम्हारे पास प्रॉफिट है तो इस तरीके से जाओ, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो इस तरीके से जाओ। प्रॉफिट है तो 3 सोर्स हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। और दूसरा, जब करंट ईयर कंपनी बस इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो भाई फिर कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 लगवाओ, फिर बात करो। क्या मेरी बात समझ में आई सबको एवरीवन? चलो, तो आज तो अपन यहीं तक रखते हैं। मैं कल से शिफ्ट चेंज करता हूं और
अपने वापस पैटर्न पे आ जाते हैं। अच्छा, कल से हमारी क्लास का टाइम हम बढ़ा रहे हैं। फ्रॉम टुमारो अवर क्लास टाइम विल बी फ्रॉम 8